फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसको आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला है 17 से 18 दिसंबर 2019 को भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में कच्छ की खाड़ी स्थित वादीनार में स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया। ठीक है, तो यहाँ से सवाल कैसे पूछा जा सकता है? सवाल यही पूछा जा सकता है कि स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है कच्छ की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? तो कच्छ की खाड़ी आपको पता होगा कि गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद में ये अभ्यास था क्या? तो ये अभ्यास था कि प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। ठीक है, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहने का मतलब ये है कि जो समुद्रों में या समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव की जो घटनाएं होती हैं, उन तेल रिसाव की घटनाओं में किस प्रकार से तटरक्षक बल अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, या सीधे सीधे कहें कि तटरक्षक बलों के द्वारा तेल रिसाव की घटनाओं को कम करने में सक्षम बनाना इस अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है, दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि स्वच्छ समुद्र NW 2019 क्या है? तो ये प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जो कि भारत में गुजरात के कच्छ की खाड़ी में हुआ है, और अधिक एग्जैक्ट लोकेशन नाम पूछा जाए तो वादीनार में हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि वादीनार कहाँ पर है? तो वादीनार गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है, और ये कच्छ की खाड़ी का जो है अब तटीय क्षेत्र है। माने कि जैसे ये गुजरात है और गुजरात में कच्छ की खाड़ी है यहाँ पे, तो कच्छ की खाड़ी से जो है ये थोड़ा सा दूर का हिस्सा पड़ता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल स्टेटस ऑफ इंडिया 2019 रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की गई है और इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो सवाल मेन यही है कि हाल ही में जारी डिजिटल स्टेटस ऑफ इंडिया 2019 रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, और वहीं पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, तथा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को, और पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है MP को, मध्य प्रदेश को। ठीक है, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, तीसरा स्थान हरियाणा को, चौथा स्थान आंध्र प्रदेश को, एवं पांचवा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्योंकि आमतौर पे संस्थाओं का नाम पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में कोएस एज है ना, कोएस एज द्वारा डिजिटल स्टेटस ऑफ इंडिया 2019 एक तुलनात्मक विश्लेषण नामक अनुसंधान रिपोर्ट जारी की गई। तो दरअसल इस रिपोर्ट का जो पूरा नाम है डिजिटल स्टेटस ऑफ इंडिया 2019 एक तुलनात्मक विश्लेषण रिपोर्ट। ठीक है, और किसके द्वारा जारी की गई है? तो कोएज एज नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी की गई है। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर में, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए NRC की बात आ गई, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टेट को पूछा जा रहा है कि किसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम जनगणना से रिलेटेड 2021 की जनगणना से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक, अब यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों कंटेंट जो है, तथ्य जो है, फैक्ट जो है, ये महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए कितनी राशि सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 3,941.35 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं पर भारतीय जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। एक कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है, या कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। तो भारतीय जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपए है, और वहीं पर NRC के लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए 3,941.35 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनगणना 2021 जो है वो 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। पहले चरण में आवास सूचीकरण एवं आवास गणना होगा, यानी कि आवासों को सूचीबद्ध किया जाएगा, आवासों की गणना की जाएगी, जो कि अप्रैल से सितंबर 2020। और दूसरा क्या है
जनसंख्या परिगणना जो कि 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के मध्य में संपन्न होगी। ठीक है, तो ये बातें पूछी जा सकती हैं कि भारतीय जनगणना 2021 का आयोजन कितने चरणों में होगा, तो कितने चरणों में होगा, वो होगा 2 चरणों में होगा। अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनगणना जो है वो दरअसल 1872 से प्रारंभ हुई है और इस हिसाब से भारतीय जनगणना में 1872 से दशकीय जनगणना की जाती है। ठीक है, यानी कि 1872 में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी, तो इस हिसाब से प्रत्येक 10 वर्ष पे ये जनगणना हो रही है, यानी कि 1872 से दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई। भारतीय जनगणना 2021 की अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। तो स्वतंत्र भारत की 2021 की कौन सी जनगणना होगी, तो ये 8वीं होगी। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है कि नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसे 2015 में आधार के साथ जोड़ करके अद्यतन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये ध्यान रखना है, एक है नागरिकता अधिनियम 1955, दूसरा है नागरिकता नियम 2003। तो इन्हीं दोनों जो रूल्स हैं, इन्हीं के प्रावधानों को ध्यान में रख करके 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था। ठीक है, अगर ये सवाल पूछा जाए कि एनआरसी को कब तैयार किया गया था, ठीक है, एनआरसी जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जो है इसको कब तैयार किया गया, तो 2010 में तैयार किया गया। और कौन से दोनों रूल्स में शामिल हैं, तो नागरिकता नियम 2003 शामिल है और नागरिकता अधिनियम 1955 शामिल है। और अगर सवाल ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन कब किया गया, तो 2015 में अद्यतन किया गया, वो भी कैसे, आधार को जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ से कई सवाल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं असम राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने धनराशि को बताई, एक है 8,754.23 करोड़ रुपए, जो कि जनसंख्या भारतीय जनगणना के लिए है, जनसंख्या गणना के लिए है। और दूसरा एनआरसी जो जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है उसके लिए 3,941.35 करोड़ रुपए है। 2 चरणों में ये जनगणना संपन्न होगी। 1872 से प्रत्येक 10 वर्ष पे ये जनगणना हो रही है। स्वतंत्र भारत की जो है 8वीं जनगणना होगी 2021 की, और वहीं पर 16वीं जनगणना अगर कहा जाए कि 1872 से, तो ये 16वीं जनगणना होगी। और अगला है कि 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ अकादमी की आधारशिला रखी, तो एनडीआरएफ की आधारशिला जो है ये नागपुर में रखी है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि आधारशिला किसने रखी थी, मोदी जी ने रखी थी या किसी और नेता ने रखी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया। और एक बात और है कि इस अवसर पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा भी की। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अगर ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। और एनडीआरएफ की जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव है। और अगला सवाल अटल भूजल योजना को लेकर के है। अटल भूजल योजना को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक एक लक्ष्य रखा है कि हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि हर घर जल, है ना, हर घर जल योजना केंद्र सरकार की है। और हर घर जल योजना अगर पूछा जाए कि इसका लक्ष्य कब तक है, हर घर जल योजना का लक्ष्य जो है ये 2024 तक है। और हर घर जल में हाल ही में जो है गोवा एक ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रत्येक ग्रामीण घर को जो है नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने में पहला स्थान हासिल किया है, अपना जो है लक्ष्य हासिल किया है। अब इस योजना से जुड़े हुए, अटल भूजल योजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल जो है वो हम देखते हैं क्या है। पहला है 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भूजल योजना यानी कि अटल जल का शुभारंभ किया। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया। ठीक है, तो सिंपल सा उत्तर है इसका शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। और किसके, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किया गया है। ठीक है, इस योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 50% की हिस्सेदारी विश्व बैंक की होगी और 50% की हिस्सेदारी कहां पर होगी, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में 50% राशि विश्व बैंक ऋण के रूप में प्रदान करेगा, जिसका पुनर्भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि पहले 50% की हिस्सेदारी 6,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी विश्व बैंक प्रदान करेगा और बाकी 3,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी जो है वो
केंद्र सरकार प्रदान करेगी। योजना 5 वर्षों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 वर्षों की अवधि में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक लागू रहेगी, यानी कि 2020-21, उसके बाद में 2022, फिर 2023, 2024 और 2025, ये 5 वर्षों के लिए ये योजना लागू की जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो ये है कि इस योजना का उद्देश्य 7 राज्यों, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो अटल भूजल योजना में 7 राज्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। एक बात तो ये पूछी जा सकती है। दूसरी बात पूछी जा सकती है कि अटल भूजल योजना के तहत शामिल 7 राज्यों में से कौन शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें कौन कौन से हैं? गुजरात है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है और आपका यूपी है। लगभग ये देखेंगे तो ये वही स्टेट हैं जहाँ पर हाल ही के दिनों में जल के जो है वाटर लेवल जो है, जल स्तर जो है वो गिरने के यहाँ पर जो है आसार दिखे हैं। जैसे महाराष्ट्र का लातूर क्षेत्र चर्चा में रहा था, उसके बाद में गुजरात भी चर्चा में रहा था, हरियाणा भी चर्चा में रहा था और यूपी तो था ही, ठीक है। तो इन 7 राज्यों का नाम याद रखना बेहद जरूरी है। वीडियो लंबा ना हो, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके काम का है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर